हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 18 मार्च। तो आज के इस करंट अफेयर में हम लोग 18 मार्च 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है आज का, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है निम्नतम मातृ मृत्यु अनुपात पर। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान, आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पर जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी महिलाओं की संख्या कहाँ पर सबसे कम रही। तो ये है केरल। केरल ने इसको टॉप किया है। तो निम्नतम दर अगर बात करी जाए तो जाहिर सी बात है ये अच्छी चीज़ है ना, कम से कम मृत्यु होनी चाहिए। तो केरल रहा इसमें शीर्ष पर नंबर 1 पे। और केरल का डेटा यहाँ पर रहा 30 पर 1 लाख लाइव बर्थ। कहने का मतलब ये है कि 1 लाख केसेस में 30 मृत्यु होती है केरल में। और अगर बात करी जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु अनुपात कहाँ पर रहा, ये रहा आसाम में। तो टॉप ध्यान रखिए भारत में किस पे है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, केरल में। तो क्योंकि निम्नतम मातृ मृत्यु अनुपात है इसलिए केरल ने टॉप किया है। तो आप ऐसे ध्यान रखना। और लास्ट कौन सा है, आसाम लास्ट पे है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, रेजर रेमन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है रेजर रेमन। ये कौन थे? तो ये बेसिकली एक WWE रेसलर थे जिनका अभी हाल ही में 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनको हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। और ये 4 बार WWE इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं। आपको पता है WWF का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर आपसे पूछे कि लोएस्ट MMR इन वर्ल्ड में कौन सा कंट्री रहा, तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है इटली में। कहाँ पर? इटली। उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद पोलैंड, और उसके बाद बेलारूस। तो ये टॉप 4 हैं वर्ल्ड में कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हैज़ बीन लॉन्च्ड। एक्वेरियम नाम का अभी हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया है। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया। अब देखिए ये एक्वेरियम है क्या। ये बेसिकली आप बोल सकते हो डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। और इसका मेन मोटो ये है कि वाटर मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, दुनिया भर में किस तरीके का पानी कहाँ पर पाया जा रहा है, और अगर पानी को लेकर कहीं पर कुछ चैलेंजेस हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, वो सारा डेटा लिस्ट यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा एक्वेरियम के डेटा में। ओके, तो इसका सीधा सा फर्क ये पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर किसी झील का पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। अब उस राज्य सरकार को या एक्सपर्ट को समझ नहीं आ रहा है कि इस केस को हम कैसे डील करें, तो वो एक्वेरियम की मदद ले सकते हैं कि हाँ भाई आप बताइए, आपके पास अगर कोई ऐसा डेटा है तो आप बताइए उस केस में क्या किया जाना चाहिए। तो एक्वेरियम एक पूरा वाटर मैनेजमेंट का डेटाबेस अपने आप तैयार कर रहा है। और ये डेटाबेस सीधे सीधे वाटर चैलेंजेस या फिर वाटर डेवलपमेंट चैलेंजेस से निपटने के काम आएगा। तो ये अपने आप में एक रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी जो कि वाटर पॉल्यूशन और मैनेजमेंट ऑफ वाटर के लिए अवेल किया जाएगा। और इसको लीड कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, इन मेमोरी ऑफ विच आर्मी जनरल इंडियन आर्मी हैज़ डेडिकेटेड चेयर ऑफ एक्सीलेंस। ये कौन से आर्मी जनरल हैं जिनकी याद में अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस डेडिकेट करी है? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत, और भारत के पहले CDS भी थे बिपिन रावत साहब। तो इनको हाल ही में चेयर ऑफ एक्सीलेंस इंडियन आर्मी के द्वारा डेडिकेट करी गई है इनकी 65th बर्थ एनिवर्सरी पर। और आपको एक बात बता दूं, भारत के अंदर USI की स्थापना करी गई थी। USI का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1870 में करी गई थी, और ये देश का सबसे पुराना थिंक टैंक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे इसकी स्थापना करी गई थी। तो इसकी जो मेन चेयर है वो CDS बिपिन रावत को डेडिकेट करी है इंडियन आर्मी में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कहने का मतलब है। और इसका मेन मोटो क्या है?
जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं सबके स्ट्रैटेजिक इश्यूज के ऊपर रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है टोयोटा मिराई, इसको इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? तो ये है नितिन जयराम गडकरी। और नितिन गडकरी इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। देखिए अभी हाल ही में इस व्हीकल का उद्घाटन किया गया। ये व्हीकल पूरे तरीके से हाइड्रोजन से संचालित है। टोयोटा कंपनी के द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसका नाम है मिराई। तो हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन बोलते हैं या फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। आने वाले टाइम में भारत के मार्केट में ये व्हीकल आपको देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है इससे कोई भी पॉल्यूशन जनरेट नहीं होगा और भारत एनर्जी सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। मतलब कहने का कि भारत पूरे वर्ल्ड में एनर्जीज को लेकर लीडर बनना चाहता है। तो ये जो व्हीकल है, ये हाइड्रोजन बेस्ड जो कारें हैं, भारत सरकार का आइडिया है कि साल 2047 तक पूरे भारत में हाइड्रोजन बेस्ड कार ही मार्केट को लीड करेंगी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर फिडे चेस ओलंपियाड 2022 को होस्ट किया जाएगा? यहाँ पर फिडे का मतलब है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो ओलंपियाड होने जा रहा है 2022 का, ये इस बार होगा चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। और इस बार कौन सा संस्करण इसका खेला जाएगा? 44th एडिशन खेला जाएगा। 26 जुलाई से ये चालू हो जाएगा और ये चलेगा 8 अगस्त तक। 8 अगस्त को इसका फाइनल खेला जाएगा। आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ओलंपियाड जो है ये 1927 से होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज तक भारत ने इसकी मेजबानी नहीं करी है। ये पहली बार है जब भारत 2022 में इसकी मेजबानी करने जा रहा है, आप समझ लीजिए। और वो भी इसमें एक और फैक्ट है, पहले इस बार का फिडे चेस ओलंपियाड जो है ये कहाँ होना था? ये रशिया में होना था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर जोन की वजह से रशिया से इसकी मेजबानी छीन ली गई है और भारत को दे दी गई है। तो भारत के चेन्नई में इसको होस्ट किया जाएगा इस बार। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सी डेट है जिसको अब से इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है? मतलब कहने का कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब से हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, यूएन का ये कहना है कि इस दिवस को इसलिए मनाया जाएगा कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि लोगों का एक माइंडसेट है कि इस्लाम को लेकर वो डर रहे हैं या फिर इस्लाम के लिए उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए ये दिवस मनाया जाएगा। तो इसको जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सभी ने, पाकिस्तान हो गया, इन सभी ने इसके लिए अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है इसके लिए। एक और आपको फैक्ट बता दूं, यूएन ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं जिनका नाम है मुनीर अकरम। क्या नाम है? मुनीर अकरम। तो मुनीर अकरम ने इस दिवस को मनाने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। इनकी इस रिक्वेस्ट को यूएन ने मान लिया है और 15 मार्च के लिए इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब देखिए, ये जितने भी अरेबियन कंट्री है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसको सपोर्ट नहीं किया है। हमारे जो एम्बेसडर हैं यूएन में, टीएस तिरुमूर्ति, उनके द्वारा इसको अपोज किया गया है पूरे तरीके से। और उनका कहना है कि अगर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जा रहा है तो दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदू फोबिया है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको सिख फोबिया है, जैनिज्म फोबिया है, बुद्ध फोबिया है। तो ये सारे दिवस भी फिर मनाए जाने चाहिए। साथ में टीएस तिरुमूर्ति ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस को ये भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस को हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए बना हुआ है, ना कि किसी भी धर्म विशेष के लिए बना हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ये आने वाले टाइम में एक अपने आप में डिजास्टर हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस कहीं ना कहीं रिलीजियस टैक्टिक्स के ऊपर जाने लगे। फिलहाल यहाँ पर इसको मेनली जो सपोर्ट किया गया है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया है। मुझे आज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अपनी राय, और इस पर मैं कोई राय नहीं दूंगा, इस पर आप अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है? फिलहाल यूएन ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि 15 मार्च से अब इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और यूएन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने 2021 से 22 के सत्र में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया हुआ है और यह भारत की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग फर्म बन गई है?
तो ये है फर्म महानदी कोल फील्ड्स। कौन सी है? महानदी कोल फील्ड्स। और ये सब्सिडरी है कोल इंडिया की। तो अब देखिए, इन्होंने 2021 से 22 के सत्र में 157 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया है। कितना? 157 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। दूसरी चीज़ अगर बात करी जाए, जो ड्राई कोयला बचता है ना, कोयले का पाउडर, तो वो इससे अलग है। 7.62 लाख टन ड्राई फ्यूल इन्होंने कलेक्ट करके दिया है। और पूरे वर्ष में जो इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सिंगल डे में रहा वो था इस बार 12 मार्च को। एंड बाय द वे, महानदी कोल फील्ड्स की स्थापना करी गई थी 1992 में। इसका हेड क्वार्टर है उड़ीसा का संबलपुर। क्या है? संबलपुर। और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे ओपी सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है एमवी राम प्रसाद बिस्मिल वेसल विच हैज़ बिकेम लॉन्गेस्ट वेसल टू सेल फ्रॉम गंगा रिवर टू विच रिवर। कहने का मतलब ये है कि जो राम प्रसाद बिस्मिल वेसल है, इसने अभी गंगा रिवर से लेकर कौन सी नदी तक एक लार्जेस्ट अभी तक का, या फिर आप बोल सकते हो लॉन्गेस्ट रूट कवर किया है एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाने के लिए। तो इसने गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र रिवर तक अपनी यात्रा तय करी है। और इसने एक बार में 1793 मीट्रिक टन स्टील रॉड्स को पहुंचाने का काम किया है। और ये जो वेसल है इसकी लेंथ है 90 मीटर। कितनी? 90 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ये है 26 मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जितने भी वेसल हैं उसमें से ये पहला ऐसा वेसल बन गया है जिसने इतनी लंबी दूरी तय करी हो, जिसने सीधे गंगा नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र रिवर तक सीधे सामान पहुंचाने का काम किया हो। और ये कहाँ से कहाँ तक, कौन से पोर्ट से किस पोर्ट तक यात्रा करी गई, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कलकत्ता के डॉक ऑफ हल्दिया से ये चला था 16 फरवरी को, और ये 15 मार्च को अभी हाल ही में पांडु पोर्ट पे पहुंचा है गुवाहाटी के। तो ये जो भारत और बांग्लादेश का जो ब्रह्मपुत्र वाला हिस्सा है वहां से होता हुआ ये पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहने का मतलब यह है कि ये कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में सॉलिड फ्यूल के ऊपर बेस्ड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने वाले एक व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको पता है ना, सैटेलाइट जिससे लॉन्च करी जाती है, तो सैटेलाइट लॉन्च जहां से करी जाती है, तो ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ना ट्रिगर्स, इन्हीं को बोला जाता है लॉन्चिंग पैड। तो यहाँ पर सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। और ये जो बनाया गया है अभी नया लॉन्चिंग पैड, इससे स्मॉल रेंज की सैटेलाइट लॉन्च करी जाएंगी, छोटी सैटेलाइट लॉन्च करी जाएंगी। इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। और इसको 3 स्टेजेस से गुजरना था। पहला स्टेज इसका पूरा हो चुका है, और दूसरा और तीसरा स्टेज की जो टेस्टिंग है वो भी अंडरगॉन हो चुकी है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट पूरी है। बाकी इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इसरो के चेयरपर्सन इसी साल में जनवरी के महीने में अपॉइंट किए गए थे एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी डॉक्यूमेंट्री है विच हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू बी नॉमिनेटेड एज ऑस्कर्स। कहने का मतलब यह है कि ऑस्कर में पहली बार यह कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसे नामित किया गया है। तो ये भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। और इस डॉक्यूमेंट्री ने अभी हाल ही में ऑडियंस एंड ज्यूरी अवार्ड जीता था सनडेंस फिल्म फेस्टिवल 2021 में। इसके डायरेक्टर हैं रिंटू थॉमस। कौन है? रिंटू थॉमस, जिनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और साथ में इनके सुष्मित घोष भी हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है। बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये एक न्यूज़पेपर चला करता था जिसका नाम है खबर लहरिया। क्या नाम है? खबर लहरिया। तो ये न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश में चलाया गया था चित्रकूट से साल 2002 में। और ये न्यूज़पेपर जो था ये बेसिकली सभी विमेन वर्कर्स के द्वारा चलाया जाता था, और ये दलित महिलाओं के बारे में बताता है न्यूज़पेपर। ओके, तो इस न्यूज़पेपर के ऊपर बेस्ड है ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है राइटिंग विद फायर। इसको इस बार ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिला है। अगला क्वेश्चन है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर का टाइटल कौन से बैंक को दिया गया है IFR एशिया अवार्ड 2021 में। तो इस बार ये रहा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हैज़ बिकम द एशियन बैंक ऑफ द ईयर बाय IFR
एशियन अवार्ड। यहाँ पर IFR का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिव्यू अवार्ड। अब देखिए यहीं पर दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे एशियन बैंक ऑफ द ईयर कौन रहा, तो एक्सिस बैंक रहा। यहीं पर बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला। तो आपका आंसर होगा मॉर्गन स्टैनली, मॉर्गन स्टैनली। और अगर आपसे पूछे इशूअर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, कौन सा इशूअर ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा JSW ग्रुप, JSW ग्रुप। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एशियन बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ द ईयर मॉर्गन स्टैनले, और इशूअर ऑफ द ईयर JSW ग्रुप। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई और इसके CEO हैं इस टाइम पे अमिताभ कांत। HDFC बैंक 1994, ICICI बैंक 1994, SBI 1955। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई, HDFC का मुंबई, ICICI बैंक का वडोदरा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पेमेंट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है iZillion टेक्नोलॉजीज, इसको कौन सी कंपनी ने खरीद लिया है, तो इसको खरीद लिया है रेजर पे ने। किसने, रेजर पे ने। और रेजर पे के CEO कौन है, ये हैं हर्षिल माथुर, हर्षिल माथुर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राहुल बजाज के ऊपर एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये जो बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखने वाले राइटर हैं गीता पिरामल। और राहुल बजाज बजाज ग्रुप के चेयरपर्सन रह चुके हैं। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो इनके ऊपर लिखी गई किताब है। इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है भारत का, ये फरवरी 2022 के महीने में कितना ऑब्जर्व किया गया था। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जैसे कि आम भाषा में जिसे आप बोलते हो बाजार में उतार चढ़ाव होना, तो ये जो बाजार में पैसे का उतार चढ़ाव होता है ये कहलाता है मुद्रास्फीति। तो इस बार कितनी दर देखने को मिली फरवरी 2022 में, 6.07 दर देखने को मिली। और जनवरी में 6.01 देखने को मिली थी। अब देखिए इन्फ्लेशन में आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से एरिया में कितना इन्फ्लेशन देखने को मिला। अगर आपसे पूछता है फूड सेक्टर में इन्फ्लेशन कितना रहा, 8.19% रहा। गैसोलाइन में कितना रहा, 31.5% रहा। गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में कितना रहा, 9.84%। और होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स में जितना भी होलसेल का मार्केट है उसमें रहा 13.11। अब जैसे रिटेल का मार्केट है ना, तो रिटेल का यहाँ पर 6.07 रहा और उसका ऑपोजिट होलसेल का 13.11% रहा। ओके, तो आज की बात यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अनअकैडमी प्लस में मैंने ज्योग्राफी का अभी नया कोर्स शुरू किया है, जहां पर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ इंडियन ज्योग्राफी कवर करा रहा हूं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ। इस कोड की मदद से आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और साथ में मार्च मंथ के ऑफर अवेल कर सकते हो और एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।